हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वेलकम टू दिस सेशन ऑन मैट्रिसेस माइंड मैपिंग सीरीज। यानी कि हम इस सीरीज में यानी आज के इस लेक्चर में मैट्रिसेस को पढ़ेंगे जमीन से लेकर आसमान तक, यानी उस कोने से लेकर उस कोने तक, यानी पूरा का पूरा मैट्रिसेस हम इस लेक्चर में कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रिवाइज कर दें। तो चलिए आइए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं मैट्रिसेस में। जो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, अलजेब्रा, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर ट्रेस और फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सारे नाम सुने सुने से लग रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, सुना सुना लगना चाहिए, सुना सुना नहीं, सुना सुना लगना चाहिए हर नाम। फिर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट हो गया, इनवर्स हो गया, फिर गॉस जॉर्डन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और लास्ट में केले हैमिल्टन थ्योरम। सो दीज आर द 13 थिंग्स दैट विल बी कवरिंग इन दिस लेक्चर। तो शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स जैसा कि आप जानते हैं, इट इज जस्ट अ सिंपल अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी कुछ एलिमेंट्स को अगर हम रोज और कॉलम्स में अरेंज कर दें तो इस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स मान लीजिए हम कहते हैं जिसका रोज और कॉलम्स को में अरेंज करते हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ रोज हैं m, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज हैं m, नंबर ऑफ रोज इज m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज n। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वह n है। तो रोज तो होती हैं, आप समझते हैं, इसको रो कहते हैं, दीज आर द रोज। ये क्या है, रोज। और ये क्या है, सारे के सारे ये हैं कॉलम, ये हैं कॉलम्स। दीज आर ऑल कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स, दीज आर ऑल कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की हो गई, ऑर्डर जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं रामचंद्र। रामचंद्र मतलब रोज इनटू कॉलम, रोज इनटू कॉलम, यानी कि m इनटू n। सो दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का प्रोडक्ट। तो पहला नंबर डिनोट करता है रोज और दूसरा नंबर डिनोट करता है कॉलम्स को। तो नंबर ऑफ रोज और ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स, इसे याद रख सकते हैं रामचंद्र से। बिल्कुल सर, तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। फिर अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं सर, m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं। यह जो एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के अंदर होते हैं वह उसकी एंट्रीज, वह उसकी एंट्रीज या फिर जस्ट एलिमेंट्स कह सकते हैं। यानी जो भी मैट्रिक्स के अंदर आता है, ये जो नंबर्स आते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, उसके एलिमेंट्स या फिर उसकी एंट्रीज। मैट्रिक्स रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स आर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स जब हम रिप्रेजेंट करते हैं m रोज और m कॉलम से, तो यहां जो एलिमेंट लिखते हैं वो लिखते हैं a11, यहां a12, यानी पहले रो नंबर फिर कॉलम नंबर, फिर a13, फिर a14 और लास्ट में a1n, कॉलम नंबर n, फिर a21, फिर a22, फिर a23, a24 और फिर लास्ट में a2n। और इसी तरह से कार्यक्रम चलता जाता है और लास्ट यहां आ जाता है am1, am2, am3 और फिर am4 और amn। तो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n और इसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं aij m क्रॉस n, ऐसे लिख सकते हैं। यहां ध्यान रखिएगा aij में जो i है वह डिनोट करता है रो नंबर को और j डिनोट करता है कॉलम नंबर को, रो नंबर, और j डिनोट करता है कॉलम नंबर को। दिस इज द कॉलम नंबर। हाँ सर, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे सर, mn एलिमेंट्स होंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n में mn एलिमेंट्स होते हैं। अब इस m और n को खेल सकते हैं, इस m और n के साथ, जैसे कि अगर m बराबर n हो जाए तो हम मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर m बराबर क्या हो जाए, n, तो हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों। फिर अगर m n के बराबर नहीं है तो हम उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम बोलते हैं उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, और रेक्टेंगुलर जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो। रो मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, सिंपल सी बात है। यानी कि m बराबर कितना हो, 1, और n कुछ भी हो सकता है। तो ये रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो,
यानी कि उसके अंदर n की वैल्यू 1 होगी, m कुछ भी हो सकता है। जीरो या नल मैट्रिक्स, हाँ भैया ये बड़ी काम की चीज है। जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हो। जैसे कि यह नल मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की? सर 3 रो हैं, और सर 3 तो रो हैं, और सर 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 3x2। अब जैसे ये नल मैट्रिक्स है, यह भी नल मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की? सर इसमें 3 तो रो हो गई और 3 कॉलम हो गई, यानी ये 3x3 की ऑर्डर की नल मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जी सर। फिर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मतलब जो तुम्हें मैट्रिक्स पड़ी हुई दिखाई दे, पड़ी हुई, लेटी हुई। ऐसा कब होगा? जब उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ रोज कम हो। जैसे यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ रोज कितने हैं? सर नंबर ऑफ रोज हैं 2। रोज ऐसे होते हैं हॉरिजॉन्टल। और कॉलम कितने हैं? सर कॉलम है 4, और m जो है वो n से छोटा है, तो इसलिए यह मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी। वर्टिकल कब? जो खड़ी हुई दिखाई दे। खड़ी हुई कब दिखाई देगी? सोच के देखो, जब नंबर ऑफ रोज क्या हो? ज्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से, यानी m ग्रेटर देन n हो। जैसे ये मैट्रिक्स आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो खड़ी हुई मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, वर्टिकल मैट्रिक्स दिखाई दे रही है। इसमें m कितना है? सर m है 1 2 3 4, और n कितना है बेटा? सर n है 2। तो यहां पर अगर देखा जाए तो m n से बड़ा है, इसलिए मैट्रिक्स वर्टिकल है। तो अभी तक मैट्रिक्स जान लिया क्या होती है? हाँ सर, mn ऑर्डर की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे? सर mn एलिमेंट्स होंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि m बराबर n है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर m बराबर n नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रो और कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, जैसे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? सर 3x3 की। अब जैसे देखो A12 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, तो पहले रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, पहले रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। जैसे यह देख लें A31, यानी इसका रो नंबर 3 है, तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। मान लो लिखा A23, तो इसको क्या समझोगे? सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है, यानी थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर A n क्रॉस n मैट्रिक्स है बेटा, मान लो A है n क्रॉस n मैट्रिक्स, यानी यहां है A11, A12, A13 एंड सो ऑन अप टू A1n। फिर ये है A21, A22, A23 और फिर A2n। एंड लास्टली सपोज आई हैव AN1, AN2, AN3 एंड सो ऑन अप टू ANN। तो आप मुझे बताएं ANN यानी इसका ऑर्डर कितना है? यह एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ A ऐसे लिखते हैं, देखो ऑर्डर ऑफ A है n क्रॉस n। लिखने वाले इसे ऐसे भी लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ A। ठीक है, वैसे ये लिखना नहीं चाहिए, ऑर्डर ऑफ A यही है मेनली। ऑर्डर ऑफ A इज n क्रॉस n। कई बार वो डिटर्मिनेंट ऐसे कई बार क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ A इज n क्रॉस n। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे जल्दी बताओ? हाँ सर बोल दिया तुमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सर n स्क्वायर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? n स्क्वायर। अब जरा देखो यहां पर जो एलिमेंट्स लगे होते हैं, कहां पर भाई? यहां पर जो एलिमेंट्स लगे होते हैं डायगोनल पर, ये इनको हम बोलते हैं, ये डायगोनल एंट्रीज हैं। हाँ सर ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो यह कितने एलिमेंट्स होंगे? सर यह होगा, नोट करो, इनका रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर है, 1 1, A22, फिर A33, ANN, इनका रो और कॉलम नंबर बराबर होगा। ये कितने एलिमेंट्स होंगे? सर 1 1 2 2 n एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स। यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। फिर जो बचे ऊपर, ये है, इसमें गौर से देखो, सबका कॉलम नंबर ज्यादा है, सबका कॉलम नंबर ज्यादा है। I इज लेस देन J, I इज लेस देन J। आपको याद होगा AIJ में अभी बताया था मैंने, यह तो होता है रो नंबर और वह होता है कॉलम नंबर। हाँ सर यह है कॉलम नंबर, दिस वाज कॉलम नंबर। हाँ सर। अब यह ऊपर कितने एलिमेंट्स हो गए? टोटल कितने थे? n स्क्वायर। उसमें से n यहां लगे हैं, कहां पर लगे हैं? डायगोनल पर। कितने एलिमेंट्स लगे हैं? n एलिमेंट्स लगे हैं। तो कितने बचे? सर n स्क्वायर माइनस n। जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे होंगे। तो ऊपर और नीचे में ध्यान रखना है कितने एलिमेंट्स आएंगे? सर यहां आएंगे n स्क्वायर माइनस n बाय 2 एलिमेंट्स आएंगे ऊपर,
स्क्वायर मैट्रिक्स में, और नीचे की डायरेक्शन में n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट्स नीचे आएंगे। और गौर से देखना, इन सब में रो नंबर ज्यादा है, कॉलम नंबर कम है, यानी कि यहां पर होता है i इज ग्रेटर दैन j, i इज ग्रेटर दैन j, यानी पूरी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने आपके सामने पोस्टमार्टम कर दिया। डायगोनल पर लगे होते हैं n एलिमेंट्स, डायगोनल के ऊपर लगे होते हैं n स्क्वायर माइनस n बाई 2, नीचे लगे होते हैं n स्क्वायर माइनस n बाई 2 सेम, और ऊपर रो नंबर इज स्मॉलर देन द कॉलम नंबर, और नीचे रो नंबर इज ग्रेटर देन द कॉलम नंबर। स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहले देख लें। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो, नीचे वाले सारे जीरो, तो नाम है अपर ट्रायंगुलर, यानी ऊपर वाले नीचे वाले सारे जीरो होने चाहिए। अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाले डायगोनल के, डायगोनल ये है वाली डायगोनल है ना, डायगोनल के नीचे जीरो, डायगोनल के नीचे सारी एंट्रीज, डायगोनल के नीचे वाली सारी एंट्रीज जीरो होंगी, के नीचे वाली सारी एंट्रीज जीरो होंगी। हाँ सर समझ में आ गया, नीचे वाली सारी एंट्रीज जीरो होंगी। अब देखो इस चीज को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, सारी एंट्रीज इक्वल टू जीरो। इसको कैसे लिखेंगे, नीचे वाले में सर रो नंबर ज्यादा होता है, नीचे वाले में रो नंबर ज्यादा, नीचे वाले में रो नंबर ज्यादा होता है, कॉलम नंबर ज्यादा होता है सर। नीचे वाले में रो नंबर इज बिगर देन द कॉलम नंबर, और ऊपर वाले में रो नंबर इज लेसर देन द बिगर अपर नंबर, है ना। हाँ सर, तो इस केस में IAIJ जीरो होता है फॉर ऑल i, बताओ क्या यार यहां होना चाहिए, फॉर ऑल i लेस देन जे या ग्रेटर देन जे, जल्दी से बताओ। फॉर ऑल i मैंने मिटा दिया ताकि तुम डिसाइड कर सको। सर यहां होगा, यहां पर क्योंकि रो नंबर ज्यादा होता है हमेशा कॉलम नंबर से, तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल i ग्रेटर दैन जे, फॉर ऑल i ग्रेटर दैन जे, यानी सब i ग्रेटर दैन जे के लिए ऐसा होना चाहिए। और यहां क्या होना चाहिए, फॉर ऑल i लेस देन जे। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल के ऊपर वाली सारी एंट्रीज, डायगोनल के ऊपर वाली सारी एंट्रीज जीरो होती हैं, डायगोनल के ऊपर वाली सारी एंट्रीज जीरो होती हैं। तो दैट इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल पर भी यहां जीरो लगा है, नहीं, डायगोनल पर जीरो नहीं होता है, डायगोनल पर यहां जीरो नहीं होता है। क्या होता है भाई, यहां पर सब नॉन जीरो एंट्रीज होती हैं। दीज आर ऑल नॉन जीरो एंट्रीज, ये भी नॉन जीरो, यह भी नॉन जीरो, यह भी नॉन जीरो, यह भी नॉन जीरो। व्हाट डज क्रॉस शो, सो क्रॉस हियर शोज दैट, जरा अच्छे समझना, यहां पर शर्त किस पर लगी है, डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज पर, डायगोनल पर और डायगोनल के ऊपर कोई शर्त नहीं लगी, यानी वो जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती हैं, लेकिन डायगोनल के नीचे वाली सारी एंट्रीज जीरो होंगी। यहां क्या है, यहां पर डायगोनल के ऊपर वाली सारी एंट्रीज जीरो होंगी, डायगोनल के ऊपर वाली सारी एंट्रीज जीरो होंगी। AIJ इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल i लेस देन जे, फॉर ऑल i लेस देन जे। i लेस देन जे कहां होता है, डायगोनल के ऊपर होता है। तो यहां पर क्या याद रखना है, डायगोनल के ऊपर वाली सारी एंट्रीज जीरो, डायगोनल के ऊपर वाली, डायगोनल के ऊपर वाली सारी एंट्रीज या एलिमेंट्स जीरो, आर जीरो। हाँ सर, तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर समझ में आया। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या उल्टा है, अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, नीचे वाली, अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, नीचे वाली सारी जीरो, और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर में होगा ऊपर वाली सारी जीरो। तो दैट इज हाउ वी कैन डिफाइन अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पर। नाउ व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होती हैं, यानी डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो, डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जीरो, यानी यहां पर लिखा है नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होनी चाहिए। डायगोनल के बारे में यह भी साइलेंट है, डायगोनल के बारे में यह डेफिनेशन भी साइलेंट है, यानी कि नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होनी चाहिए। डायगोनल वाली कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है, लेकिन नॉन डायगोनल हमेशा जीरो होंगी। तो यहां पर क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू जीरो। नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी जीरो होती हैं, लेकिन डायगोनल एंट्रीज के बारे में यह साइलेंट है। जिस तरह से यह डेफिनेशन साइलेंट है, कहां, यहां बोला कि डायगोनल के नीचे वाले सारे एंट्रीज जीरो,
तो ऊपर वाले या डायगोनल के बारे में कुछ नहीं कहा गया, वो जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन नीचे वाले सारे जीरो होने चाहिए। यहां पर डायगोनल के ऊपर वाले सारे एंट्री जीरो होने चाहिए। डायगोनल पर या डायगोनल के नीचे क्या होगा उस बारे में डेफिनेशन साइलेंट है, यानी वो जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहां पर नॉन डायगोनल एंट्रीज कितनी होती हैं? जीरो। नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होती हैं और डायगोनल एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं। फिर अगर ये सारे एलिमेंट्स बराबर हो जाएं तो हम उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये सारे के सारे एलिमेंट मान लो यहाँ हो जाए 2 2 2 2 2, तो ये सारे कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। अगर ये हो जाए 3 3 3 तो ये हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। और अगर ये सब 1 हो जाएं तो वो हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर सारी डायगोनल एंट्रीज कितनी हो जाएं? 1 हो जाएं, देन इट इज कॉल्ड एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह एक थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यह एक थर्ड ऑर्डर कैसे? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की यह एक स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल तो है ही और यह भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो अभी हमने क्या पढ़ा? निचोड़ क्या हुआ भाई? निचोड़ यह हुआ सर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्लासिफाई करते हैं डायगोनल में, जिसकी सारी नॉन डायगोनल एंट्री जीरो। फिर ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर कैसे? उसमें डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो। ठीक है ना सर? इसका नाम ट्रायंगुलर क्यों रखते हैं? बेटा ट्रायंगुलर इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो है ना, ये देखो यहाँ अगर इन्हें जोड़ देना तो ट्रायंगल बनता है। हाँ अच्छा, हाँ इसको देख लो, इसको जोड़ोगे तो यह फिर से क्या दिखाई देगा आपको? ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। बिल्कुल सर, ये बात समझ में आई? हाँ सर, बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। कम से कम कितने जीरो होंगे सर? कम से कम अपर ट्रायंगुलर में सर नीचे वाले जीरो होते हैं और नीचे वाले डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं n² - n/2। लिखा है भाई n² - n/2। डायगोनल के नीचे वाले जीरो, तो कम से कम उतने तो जीरो होंगे ही ना। हाँ सर, अपर ट्रायंगुलर में। और लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर वाले जीरो, और ऊपर डायगोनल के ऊपर कितने एंट्रीज होती हैं? n² - n/2, सेम टू सेम। तो कम से कम कितने जीरो होंगे? n² - n/2। मिनिमम नंबर ऑफ सीफर का मतलब जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स में कम से कम कितने जीरो होते हैं सर? कम से कम जीरो होते हैं n ऑर्डर की मैट्रिक्स में। सर डायगोनल में ऊपर भी जीरो थे, नीचे भी जीरो, तो टोटल होते हैं n²। बस डायगोनल वाले निकाल दो, बाकी सारे तो जीरो होने चाहिए। तो n² - n n² हो गए टोटल एलिमेंट्स, -n हो गए डायगोनल एंट्रीज, हटा दो। तो दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल या स्केलर या यूनिट मैट्रिक्स। फिर यहां एक चीज याद रखें कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में सबसे बड़ा फर्क क्या है? मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, जबकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अ डिटर्मिनेंट हैज अ वैल्यू, whereas a matrix is just an arrangement of some numbers in form of rows and columns. It is just an arrangement and that arrangement has no value. लेकिन हम हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक उसका डिटर्मिनेंट एसोसिएट कर सकते हैं। यानी हम क्या करें? तो every square matrix there is a corresponding determinant found by the elements of A in the same order। यानी कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास, उस मैट्रिक्स में हम वो जो साथ में स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं वो हटा देते हैं और वहां क्या लगा देते हैं? एक डिटर्मिनेंट का सिंबल। तो ये बन गया डिटर्मिनेंट। तो यह कहलाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जैसे मान लो मैट्रिक्स ए है, सपोज मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 4। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? इसको ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, डेट ए, और ये हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए। अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है तो मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर, और अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है तो मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ए जीरो मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, प्रोवाइडेड वो स्क्वायर भी हो, क्योंकि नल मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। तो अगर नल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है तो मैट्रिक्स का जीरो होना जरूरी नहीं है, बट नॉट कन्वर्सली। यह चीज याद रखें। यहां एक चीज और बताता चलूं, डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, अपर या लोअर, दोनों में से कोई सी भी, अपर या लोअर या फिर डायगोनल,
या फिर डायगोनल मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अपर, लोअर या डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें स्केलर भी आ गई होता है, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। याद रखें, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, यानी कि डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 और यहाँ मान लीजिए 0 2 1 0 0 3, अगर कोई आपसे पूछे डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए कैसे लिखोगे? सर ये लिखेंगे 1 2 3, ये क्या हुआ सर? ये हुआ अपर ट्राइंगुलर 0 2 1 0 0 3। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट देखा जाए तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6, चाहे वो। तो इसी कारण से डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर की हो, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। तो ये चीज याद रखेंगे। So you should remember this thing, अच्छे से याद रखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर, सबका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की। एक बार हमने ये अच्छे से समझ लिया। हाँ सर, तो एक चीज याद रखें, डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स भी ध्यान रखें। डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स, अगर नल मैट्रिक्स है n क्रॉस n यानी n ऑर्डर की, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। हाँ सर, ये याद रहेगा। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, जितनी पहले में रो उतनी दूसरे में रो, जितने पहले में कॉलम उतनी दूसरे में कॉलम, यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, यानी कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे की जेरोक्स दिखनी चाहिए, फोटोकॉपी दिखनी चाहिए, तब हम कहते हैं दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी। बोथ हैव सेम ऑर्डर, aij इज इक्वल टू bij, यानी इसका ijth एलिमेंट और इसका ijth एलिमेंट बराबर होना चाहिए। जब मैं बोलता हूं ijth एलिमेंट, जैसे अगर मैं बोलूं इसका 2/3 एलिमेंट, तो 2/3 एलिमेंट का मतलब हो गया 2/3 एलिमेंट, 2/3 एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आई एम टॉकिंग ऑफ A23। A23 का मतलब सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट होगा, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो जब हम कहते हैं ijth एलिमेंट ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू ijth एलिमेंट ऑफ सेकंड, इसका मतलब पहले वाले का हर एलिमेंट दूसरे वाले का हर एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो यह चीज याद रखेंगे। फिर एडिशन, पहली चीज तो यह याद रखो कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही ऐड किया जा सकता है। और एडिशन कैसे होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर a प्लस बी करके नल मैट्रिक्स आए तो b a का एडिटिव इनवर्स और a b का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। दे आर सेड टू बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब जोड़कर 0 आ जाना चाहिए, नल मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। 0 नहीं है बेटा, नल मैट्रिक्स है, याद करना। हाँ, 0 नहीं है ये। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर किसी मैट्रिक्स को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं k से, तो उसका हर एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाता है। डिटर्मिनेंट में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो उसका एक रो या फिर उसका कोई एक कॉलम k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स में ये चीज बिल्कुल विपरीत है, यहां हर एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए पहली चीज, अगर a का ऑर्डर m क्रॉस n है और b का ऑर्डर n क्रॉस p है, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p, m क्रॉस p। यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो सकती हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन a, नंबर ऑफ कॉलम्स इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन b, नंबर ऑफ रोज इन b, तब यह मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की जा सकती है। दिस इज द कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स सभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन, कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो दो मैट्रिक्स कब कहते हैं मल्टीप्लाई होगी? जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हो। और जो आंसर आता है वो आता है मैट्रिक्स किस ऑर्डर का? दैट कम्स आउट टू बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p, यानी ये n हट जाएगा बीच में से, ये n हट जाएगा बीच में से। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो बाय कॉलम, यानी कि रो बाय कॉलम करते हैं। जरा देखो, जैसे मान लो हम कहें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की? सर ये ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 की। और एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की। 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मतलब उसमें 3 तो रो हैं और 2 कॉलम हैं, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम।
जैसे ये हो गया है ना, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम। पहली रो पकड़ो, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, पहले कॉलम से भी मल्टीप्लाई करोगे और दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करोगे। यू विल मल्टीप्लाई दिस विद बोथ द कॉलम्स, यानी इससे मल्टीप्लाई करोगे पहली रो को पहले कॉलम से, ऐसे लिखता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहली रो का आप मल्टीप्लाई करोगे पहले कॉलम से, यानी कि यू विल मल्टीप्लाई दिस विद दिस एंड यू विल मल्टीप्लाई दिस विद दिस ऑल्सो। फिर इसी तरह से सेकंड रो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो वो देगा आपको पहले एंट्रीज। फिर इसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पहली रो से और फिर पहले कॉलम से और फिर दूसरे कॉलम से, यानी रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ हो 1 2 2 3 1 2 0 2 1 0 और बस इतना ही लिख लेते हैं। और मान लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई है 1 1 1 या 1 2 1 और 3 1 2। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो रो बाय कॉलम करोगे, तो पहली रो इंटू पहला कॉलम, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, ये हो गया पहला एंट्री, पहली रो पहला कॉलम। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 और प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, तो ये हो गया पहला, ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पर यह मल्टीप्लाई होगा पहली रो से, पहला रो ये रो पहले कॉलम से, रो बाय कॉलम, ध्यान रखें रो बाय कॉलम। तो 2 1 2 2 1 2 1 इंटू 2 और फिर प्लस 0 इंटू 1, जी सर। और लास्ट में हो जाएगा 2 इंटू 3 फिर 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2। तो ये मैट्रिक्स अगर आप गौर से देखें, यहाँ यह कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स थी सर, यहाँ यह मैट्रिक्स थी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और यह थी 3 क्रॉस 2, तो आंसर आना चाहिए था 2 क्रॉस 2 का, जो कि आया भी 2 क्रॉस 2। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कैरिड आउट रो बाय कॉलम। कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, रो बाय कॉलम होता है, ध्यान रखें। और यह दोनों मैट्रिक्स कंफर्मेबल कहलाती हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, जब ये कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो जाए। सो टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन व्हेन कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन इज सैटिस्फाइड। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता भाई, ए बी बराबर बी ए होना जरूरी नहीं है। अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स आ रही है तो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, सर ए भी जीरो बी भी जीरो, या दोनों में से कम कोई एक जीरो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आंसर जीरो आ सकता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, यानी ए इंटू बी इंटू सी लिखा हो तो पहले आप ए बी को फिर सी से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर पहले बी सी को और फिर ए से मल्टीप्लाई कर लें। ध्यान रखें यहां यह नहीं कहा गया कि पहले ए और सी को कर लो फिर बी से कर देना, नहीं भाई। या तो शुरू के दो कर लो पहले, तीसरे से लास्ट में कर दो, या फिर लास्ट के दो कर लो और शुरू वाले से मल्टीप्लाई कर दो, वन एंड द सेम थिंग। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, सब जगह लिखा है आर कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। कन्फर्मेबल का मतलब है ये मल्टीप्लाई करने काबिल होने चाहिए। मल्टीप्लाई करने काबिल होने चाहिए मतलब पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकंड में नंबर ऑफ रोज, वो कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है भाई, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है भाई। यहां लिखा ए बी ए सी, ए बी ए सी, यहां आएगा ए सी बी सी, ए सी और बी सी। ऐसा नहीं लिख सकते आप सी ए और सी भी लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर ए बी और बी ए बाय चांस सेम आ जाए तो हम कहते हैं ए और बी कम्यूट करते हैं, वी से ए एंड बी कम्यूट। और अगर ए बी बराबर माइनस बी ए हो जाए देन वी से ए एंड बी एंटी कम्यूट। क्या बोलते हैं, एंटी कम्यूट करते हैं। फिर इसके बाद अब आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस कोई खास बड़ी चीज नहीं है। पहली चीज तो ये ध्यान रखें, इट इज अ टर्म डिफाइंड फॉर ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही बात कर सकते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स में सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस। यानी ट्रेस क्या होता है, उसकी डायगोनल एंट्रीज का सम। सर डायगोनल तो ये भी हो सकती है सर, नहीं बेटा, डायगोनल जो हम लेते हैं, हालांकि स्क्वायर मैट्रिक्स में दो डायगोनल हो सकती है, एक ऐसे और एक ऐसे, दो डायगोनल हो सकती हैं, लेकिन हम सिर्फ यही डायगोनल लेते हैं जिस पर रो नंबर और कॉलम नंबर सेम हो। तो जब कोई बोले डायगोनल एलिमेंट्स तो आप समझ जाएं वो उन एलिमेंट्स की बात कर रहा है जिनके लिए रो नंबर और कॉलम नंबर सेम हो। यानी कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है समेशन ऑफ ए आई 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 1 टू एन, तो A11 A22 ANN इन सबका सम होता है।
ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ के ए, ये होता है के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, यानी के बाहर आ जाएगा ट्रेस में। फिर इसी तरह से के टाइम्स ए का ट्रेस का, सॉरी, हाँ ये बात तो क्लियर हो गई, हाँ सर यह बात क्लियर हो गई। आगे प्रॉपर्टीज देख लो, मैं इस प्रॉपर्टी पर वापस आता हूं। यहां देखें के टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर इस प्रॉपर्टी में मात खा जाते हैं। जैसे मान लो हमने किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया के से, तो भैया क्या होगा सर, उसका हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, मान लीजिए के बी1 के बी2 और के बी3, ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, के सी3 और के सी1 के सी2 और के सी3, ये मैट्रिक्स को हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होगी के टाइम्स ए। अब अगर मैं के ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, तो आप समझ सकते हैं ये सारी की सारी चीज यहां रखूंगा, तो पहली रो से के कॉमन आएगा, दूसरी रो से के कॉमन आएगा और तीसरी रो से के कॉमन आएगा। यानी कितनी बार के कॉमन आएगा, 3 बार, यानी आंसर आ जाएगा के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चे अक्सर इसमें गलती क्या करते हैं, सिर्फ के लिख देते हैं बाहर। तो ध्यान रखो, अगर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है और उसका डिटर्मिनेंट में अंदर 2 टाइम्स ए लिखा है, तो क्या बाहर आएगा सर, 2 का क्यूब। अगर अंदर वाली मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है और अंदर लिखा है 4 टाइम्स ए, वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 4 टाइम्स ए लिखा है, तो बाहर आएगा 4 का स्क्वायर। यानी जितना ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का उतनी पावर लगकर यहां आ जाती है। सो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, के की पावर एन आ जाता है। तो यहां जैसे कि 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तो 3 क्यूब, के क्यूब आ गया। अगर 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो के की पावर 4 आ जाता। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस को देख लें। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी होता है भाई ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, यानी 2 मैट्रिक्स को ऐड करो फिर ट्रेस लो, या दोनों के ट्रेसेस को ऐड कर दो, बात एक ही है। फिर ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। हाँ सर, ये तो अभी आपने बता भी दिया पीछे, बिल्कुल अभी बताया मैंने आपको यहां पर भी कि के टाइम्स ए तो के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए हो जाता है। फिर ट्रेस ऑफ ए बी, ये है रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रेसेस। रिवर्सल लॉ क्या, चाहे आप ए बी का ट्रेस लें या बी ए का ट्रेस लें, दोनों का ट्रेस का वैल्यू सेम आएगा। और ध्यान रखिएगा, ट्रेस इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, ध्यान रखिए। तो यानी कि जब मैं बात करता हूं ए बी की और बी ए की, तो ये दोनों सेम मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की, 3-3, ये भी 3-3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, तो सेम मैट्रिक्स है, तभी तो ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होंगे, ठीक है ना। तो ट्रेस ऑफ ए बी बराबर ट्रेस ऑफ बी ए होता है। फिर आते हैं ट्रांसपोज पर। ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज है अगर आप किसी मैट्रिक्स को क्या कर दें, किसी मैट्रिक्स के रो का कॉलम बना दे, कॉलम का रो, तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। यानी कि अ मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रो, सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज। यानी कि भाई अगर यह है 1 2 3 हो, यह 4 5 6 हो, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो ए ट्रांसपोज मेरे भाई वह हो जाएगी रो का कॉलम, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, और उसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। यानी कि अगर ऑर्डर ऑफ ए है m क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ ए है m क्रॉस n, तो ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाता है n क्रॉस m, तो दैट इज ट्रांसपोज। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाए वापस आएगा, भाई एक बार रो कॉलम बदला फिर दूसरी बार बदल दो तो वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां थे। फिर ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यह होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहां ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है, स्क्वायर के लिए भी रेक्टेंगुलर के लिए भी, ठीक है, माइंड यू। फिर उसके बाद के टाइम्स ए का ट्रांसपोज होता है के टाइम्स ए का ट्रांसपोज, यानी के बाहर आ जाता है, ए ट्रांसपोज हो जाता है। फिर ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यह फिर से रिवर्सल लॉ है, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज है, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज है। यानी कि ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, प्रोवाइडेड वो दोनों मल्टीप्लाई करी जा सकती हों, तभी ऐसा होगा। हाँ सर, ये है, क्लियर है। फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है सर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है
अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर सेम मैट्रिक्स वापस आ जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। नोट करने वाली बात क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी सिमेट्रिक जो शब्द है ये डिफाइंड है किसके लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर क्या हो जाए? वही का वही मैट्रिक्स वापस आ जाए। यानी कि जैसे ये है, देखो ये वाली मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स देख रहे हैं? हाँ सर। तो ट्रांसपोज में पता क्या होता है इस मैट्रिक्स का? सर ये ट्रांसपोज जरा देखो क्या होगा। सर ए ट्रांसपोज होगा, ए ट्रांसपोज जाएगा, पहली रो बन जाएगी पहला कॉलम, ये बन जाएगी दूसरा कॉलम, और ये बन जाएगी 1 5 -2। एक तरीके से देखा जाए तो ये रोटेट कर देते हैं इसके अबाउट, फ्लिक हो जाती है। फ्लिक फ्लिक मतलब समझते हो? पलट दो, इसको पकड़ो, पलट दो, पलट दिए तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, नीचे वाला ऊपर, डायगोनल वही रहेंगे। तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी? तो ए ट्रांसपोज वापिस से आया। हाँ सर, ये तब बराबर होगी सर जब यह दोनों बराबर हो, जब यह दोनों बराबर हो और जब यह दोनों बराबर हो। यानी कि यह वाला एलिमेंट क्या है सर? ये है A21। ये कौन सा मैट्रिक्स, ये कौन सा एलिमेंट है? A21। और ये कौन सा है? A12। हाँ सर, A12, ये A12 है। ये कौन सा है भाई? सर ये है A31। और ये कौन सा है? यह है A13। यह कौन सा है सर? यह है A32 और यह है A23। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक चाहिए तो A12 बराबर होना चाहिए A21 के, यानी IJ इंटरचेंज। तो AIJ शुड बी इक्वल टू AJI, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। तो मैक्सिमम कितनी डिस्टिंक्ट एंट्रीज हो सकती हैं जरा सोचो सर। नीचे वाली ऊपर वाली तो सेम होनी चाहिए, तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज होंगी सर डायगोनल पर n, और नीचे सर आपने बताई थी होती हैं n² - n/2। तो कितना आ गई बेटा? n प्लस 2n प्लस n² - n/2, यानी कि n इंटू n प्लस 1/2 एंट्रीज। मैक्सिमम इतनी एंट्रीज डिस्टिंक्ट हो सकती हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। क्यों? क्योंकि नीचे वाली तो ऊपर वालों के साथ सेम होनी ही है, तो डिस्टिंक्ट यही बचेंगी, n इंटू n प्लस 1/2। डायगोनल वाली अलग अलग ले लो, नीचे वाली अलग अलग ले लो, ऊपर वाली तो सेम लेनी ही है। हाँ सर, ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर क्या आ जाए? जिसका ट्रांसपोज लेने पर -a आ जाए, यानी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें क्या खासियत होती है? ध्यान रखिएगा, सारी डायगोनल एंट्री 0 होती हैं। हाँ सर, सारी डायगोनल एंट्री 0 होती हैं, और डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हमेशा 0 होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आईआईटी में इसके ऊपर प्रॉब्लम भी आ चुका कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। यानी कोई 3x3 ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। अगर ए सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ऐसी दुनिया में एक ही मैट्रिक्स है भाई, जो खट्टी भी हो मीठी भी हो। समझ रहे हो? हाँ सर, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? वह होगी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में अंतर समझ में आना चाहिए। सिमेट्रिक में तो A ट्रांसपोज बराबर A, और यहां पर क्या हो जाता है? यहां पर हो जाता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। A ट्रांसपोज हो जाता है -a। और इसमें खासियत क्या होती है? सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं, और जो दूसरे एंट्रीज हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं, यानी AIJ इज इक्वल टू -AJI होता है इस केस में। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर A ट्रांसपोज A के बराबर तो सिमेट्रिक। हाँ सर, ये तो पढ़ लिया। इफ A इज सिमेट्रिक देन KA या फिर A ट्रांसपोज या फिर A की पावर n सब के सब सिमेट्रिक होते हैं। यानी A की कुछ भी पावर कर दो, A², A³ A की पावर 4 नेचुरल नंबर, वो सब के सब क्या होंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मान लो A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A की पावर आपने इवन कर दी, 2 कर दी, 4 कर दी, 6 कर दी, 8 कर दी, तो भैया वो सिमेट्रिक बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक। और A की पावर n स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर n ऑड होगा, यानी A की पावर 3 कर दो, 5 कर दो, 7 कर दो, 9 कर दो, तो यह स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक में सिमेट्रिक की तो हर पावर सिमेट्रिक होती है भाई, और स्क्यू सिमेट्रिक की इवन पावर सिमेट्रिक और ऑड पावर इवन पावर सिमेट्रिक और ऑड पावर स्क्यू सिमेट्रिक। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ
as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix। यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि ए को लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका हाफ, और यहां पर इसका हाफ। तो यह वाला जो मैट्रिक्स है ये तो हो गया सिमेट्रिक, और यह वाला हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। आप चेक कर सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। सो एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आता है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी पावर, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की आप कोई भी पावर कर सकते हैं। ऑड और मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कोई भी पावर नहीं कर सकते। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का स्क्वायर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? अगर आप सोचो ए 3x2 है, इसका स्क्वायर करके देखो ए 3x2, ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा। क्यों? कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता मल्टीप्लिकेशन की। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पावर, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का उन्हीं से मल्टीप्लाई नहीं होता। यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का स्क्वायर क्यूब की बात नहीं कर सकते, स्क्वायर मैट्रिक्स ही कर सकते हैं। और ए स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमें लिखें ए क्यूब, तो होगा ए इंटू ए 3 बार, या फिर ए स्क्वायर इंटू ए। यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सारे के सारे जो हमने पढ़े हैं वो यहाँ वैलिड होते हैं। ध्यान रखिए, सब एम और एन नेचुरल नंबर हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बन जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब a और b कम्यूट करते हैं। और अगर ये एंटी कम्यूट करते हैं, अभी बताया था एंटी कम्यूट का मतलब ए बी बराबर माइनस बी है, तो उसमें आंसर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, अगर ए और बी कम्यूट करते हैं और वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो a प्लस बी की पावर n में आप बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन लगा सकते हैं। यानी nc0 a की पावर n, nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी, बाइनोमियल थ्योरम से उसे खोल सकते हैं। यानी जितने भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जितने भी फॉर्मूला तुमने पढ़ रखे हैं, वो सारे फॉर्मूला यहां चल जाएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब चल जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब चल जाएगा, जो आपने अलजेब्रा में पढ़ रखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो सब चल जाएगा। कब? जब a और b कम्यूट करते हो, यानी ए बी बराबर बी ए हो। कम्यूट मतलब ए बी बराबर बी हो, तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड कर सकते हैं। किसी भी यूनिट मैट्रिक्स के लिए उसकी कोई भी पावर कर ली जाए तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही वापस आ जाता है। यह ध्यान रखें, इट बिहेव्स लाइक वन ऑफ द मैट्रिक्स सिस्टम। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है जिसका स्क्वायर उसी के बराबर हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर करने पर सेम मैट्रिक्स आ जाए। और ऐसी मैट्रिक्स के लिए a की पावर n हमेशा a के बराबर होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी आइडेम्पोटेंट अगर कोई मैट्रिक्स यानी उसका स्क्वायर उसी के बराबर है, तो अगर आप a क्यूब भी निकालने चलें तो सर वह हो जाएगा a स्क्वायर इंटू ए, और वो a स्क्वायर वापिस a, तो ये बन गया a स्क्वायर, यानी वापिस a आ गया। यानी कि a की पावर 3 भी a होगा, a की पावर 4 भी a होगा, तो a की पावर n हमेशा a होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है 0 या 1। यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी, अगर a और b क्या है? स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ये दोनों की दोनों क्या हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। दीज आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये चीज याद रखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहां कह रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो 0 होगा या 1 होगा, और सिर्फ दुनिया में एक ही इन्वर्टेबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक ही इन्वर्टेबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज इन्वर्टेबल एज वेल एज आइडेम्पोटेंट। हाँ सर, आगे चल के पढ़ेंगे अभी। तो निलपोटेंट क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स की कोई पावर p करने पर नल मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। यानी आपने स्क्वायर किया, नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन क्यूब जैसे किया, नल मैट्रिक्स आंसर आ गया, तो हम कहेंगे ए इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स
3. A is a null matrix of index 3. That is what we will say. तो इंडेक्स क्या होता है? वो सबसे छोटी पावर जिस पर लगाने पर आइडेंटिटी, जिस पर लगाने पर कोई मैट्रिक्स क्या दे दे? नल मैट्रिक्स दे दे. क्या हर मैट्रिक्स नलपोटेंट होगी? नहीं, जरूरी नहीं है. तो कुछ मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी शो करती हैं, जैसे जैसे हम उनकी पावर बढ़ाते हैं तो एक हद के बाद वैल्यू नल मैट्रिक्स आने लगती है. जैसे किसी मैट्रिक्स में अगर आप स्क्वायर करें, जैसे आप ये देखो, ये नलपोटेंट मैट्रिक्स, अगर आप इसका स्क्वायर करके देखेंगे ना तो आंसर नल मैट्रिक्स आ जाएगा. फिर क्यूब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो भी नल मैट्रिक्स आएगा. यानी 2 ऑनवर्ड सारे जीरो होते चले जाएंगे, सारे आंसर्स नल मैट्रिक्स आते चले जाएंगे. तो इसलिए यह निलपोटेंट मैट्रिक्स है कितने इंडेक्स की? 2 इंडेक्स की. इंडेक्स 2. तो इंडेक्स क्या होता है? वो सबसे छोटी पावर जिसको लगाने पर किसी मैट्रिक्स का आंसर, पावर में लगाने पर किसी मैट्रिक्स का आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए. ठीक है. तो डिटर्मिनेंट वैल्यू नल मैट्रिक्स की हमेशा क्या होती है? 0 होती है. यहां एक चीज और बताता चलूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, भाई ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर होल n, या फिर m लगा लो यहां पर. वेयर फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यह भी ध्यान रखें, फॉर वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. जहां पर ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है. वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स. तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर पावर m लगाते हो तो उसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर होल m. तो यहां पर आपको यह समझ में आना चाहिए कि a की पावर p कितना है? नल मैट्रिक्स है. तो अगर मैं दोनों साइड पर डिटर्मिनेंट ले लूं, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर p बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर p बराबर नल. जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो जीरो ही होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया. तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो. इट इज ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होती है. फिर इसके बाद इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आ जाए. निलपोटेंट में, आइडेम्पोटेंट में क्या था? वही की वही वापस आती है. यहां क्या है? आइडेंटिटी वापस आएगी. सो दैट इज कॉल्ड एज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. जैसे ए, इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी आ जाती है. तो दिस इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगा या तो 1 या -1 होगा, और ये कभी भी सिंगुलर नहीं होगी. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स अपने आप का ही इनवर्स होती है. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज सेल्फ इनवर्स. यहां पर चाहे वो निलपोटेंट हो, चाहे वो आइडेम्पोटेंट हो, चाहे वो इनवॉल्यूटरी हो, वो सब की सब मैट्रिसेस कैसी हैं? वो सारी की सारी मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हैं. क्यों? अभी मैंने आपको बताया था कि पावर सिर्फ कहां लगा सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस में. तो यानी ये सब की सब मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हैं. इनवॉल्यूटरी कब? जब उसका स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाए. निलपोटेंट कब? जब कोई पावर करने पर नल मैट्रिक्स आ जाए. और आइडेम्पोटेंट कब? जब उसका स्क्वायर करने पर वही वापस आ जाए. ठीक है. अब आता है पीरियोडिक मैट्रिक्स. पीरियोडिक मैट्रिक्स कब कहलाती है? कि अगर मान लो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की पावर a k + 1 की तो वापस a आ जाए, a की पावर k + 1 की और वापस a आ जाए, तो हम ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर. दैट इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स. सर इस हिसाब से तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी पीरियोडिक हो गई. हाँ बिल्कुल सही. और इसके पीरियड को क्या बोलते हैं? k इज कॉल्ड एज द पीरियड. k इज कॉल्ड एज द पीरियड. तो यहां पर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसी होती है? पीरियोडिक होती है. पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कितना होता है? सर 1 होता है. आप समझ गए कैसे 1 होता है? तो इसे लिखेंगे 1 + 1 बराबर a. तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 1. तो यहां पर पीरियड हो गया k. तो पीरियोडिक मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हम अगर पावर लगा दें, जिसमें अगर हम पावर लगा दें और वही मैट्रिक्स, कोई पावर लगाने पर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो वो मैट्रिक्स पीरियोडिक होगी. और जिस सबसे छोटे इंटीजर के लिए ऐसा हो, पॉजिटिव इंटीजर के लिए, वो कहलाएगा उसका पीरियड. ठीक है. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर, प्री या पोस्ट, पहले या बाद में, कैसे भी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए. ऐसी मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं. सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कोई खास बड़ी चीज नहीं है. अगर a × a ट्रांसपोज करके क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए, तो हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. फिर आता है एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ लेट अस सी व्हाट इज एडजॉइंट. एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? कई लोग जॉइंट सोच रहे हैं, जॉइंट नहीं, एडजॉइंट है ये. तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है? एडजॉइंट मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम इसको
इस हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं जैसे डिटर्मिनेंट में निकालते हैं, रो गया कॉलम गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और यहाँ उसका कोफैक्टर लिख देते हैं साइन के साथ, प्लस माइनस भी आता ना उसमें, हाँ, तो साइन के साथ कोफैक्टर लिख दिया, यानी ये हो गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये क्या हो गई? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख ली, यानी हर एलिमेंट को हमने उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से रिप्लेस किया और फिर उसी का ट्रांसपोज कर दो। जैसे ही आप उसका ट्रांसपोज करोगे तो यह जो निकल कर आएगा वह कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट क्या चीज होती है? कोई खास बड़ी चीज नहीं होती, किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर ले लो, कोफैक्टर से हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर लो और फिर उसी का क्या कर दो? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने पर जो आएगा वह आपका एडजॉइंट कहलाएगा उस मैट्रिक्स का। और यहां एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर आपको किसी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आप उसमें डायगोनल एंट्रीज को तो इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, यानी डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज कर दो तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। सो दैट इज द ट्रिक टू फाइंड एडजॉइंट इन केस ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। और 3x3 के लिए भाई आई एम सॉरी करना पड़ेगा, इट इज अ हेक्टिक टास्क। इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखें, हाँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला रिजल्ट, बहुत बच्चों को गलतफहमी रहती है कि अगर यहाँ k लगा है और a का ऑर्डर n है, a का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ a यहां पर कितना है? n है, ध्यान रखें सब में ऑर्डर ऑफ a इज n, n मतलब n क्रॉस n, n क्रॉस n ऑर्डर है a का। तो k टाइम्स a का जो एडजॉइंट होता है, k बाहर आ जाता है एडजॉइंट से, लेकिन पावर n-1 आती है, n नहीं। हाँ, और यहां पर एडजॉइंट ऑफ a भी होता है एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसे बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ एडजॉइंट, रिवर्सल लॉ ऑफ एडजॉइंट। सो दिस इज रिवर्सल लॉ ऑफ एडजॉइंट। फिर एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट ऑफ a का होल ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a का होल ट्रांसपोज। यानी कि अगर a सिमेट्रिक है, अगर a सिमेट्रिक है, यहां से एक चीज निकलती है, इफ a इज सिमेट्रिक, अगर a कैसी हो? सिमेट्रिक हो। इफ a इज सिमेट्रिक, इसका मतलब a ट्रांसपोज बराबर a होगा, और इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a का होल ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ a का होल ट्रांसपोज बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज, और यह वापस आ गया एडजॉइंट ऑफ a, यानी कि एडजॉइंट a भी सिमेट्रिक होगा, इज ऑल्सो सिमेट्रिक। यानी कि अगर a मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट a भी सिमेट्रिक होगा। फिर कुछ प्रॉपर्टीज एडजॉइंट की, थ्योरम नंबर 1, a इंटू एडजॉइंट a या एडजॉइंट a इंटू a, ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और a अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, यानी कि 3 ऑर्डर के लिए होगा एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट a की पावर, डिटर्मिनेंट a की पावर 2। भाई जेईई मेंस में इसके ऊपर भर भर के सवाल आए, थ्योरम अच्छे से देख लेना, अच्छे से रिवाइज कर लो कि a इंटू एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट a इंटू i होता है, और a इंटू a अगर नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, और अगर a नॉन सिंगुलर हो तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a होता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, ये होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-2 इंटू a, और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो अभी यह 3 थ्योरम्स बहुत अच्छे से मन में बसा लो, रग रग में बसा लो, क्योंकि यह यूज बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा यूज होती हैं टाइम टू टाइम। तो ये ध्यान रखें कि a अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जॉइंट ऑफ एडजॉइंट a ये होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-2 इंटू a, और साथ ही साथ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का होल डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो यह भी कर सकता हूं कि अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ऐसे चलता जाए और लास्ट में एडजॉइंट a लिखा हो, इसका डिटर्मिनेंट निकालना, और ये कितनी बार लिखा हो, सपोज ये लिखा हो p टाइम्स, ये लिखा हो p टाइम्स, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 की पावर p,
n-1 की पावर p। जैसे यहाँ पर ये कितनी बार लिखा था, 2 बार, तो n-1 का होल स्क्वायर आ गया। अगर यहाँ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 3 बार लिखा होता तो n-1 की पावर 3 आ जाता। तो p बार लिखा हो तो एडजॉइंट ऑफ a, मतलब ये p बार लिखा हो तो उस केस में आ जाएगा डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 टू द पावर p। अब आते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पर। नाउ लेट अस कम डाउन टू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। कब कहते हैं इन्वर्टेबल? जब उस मैट्रिक्स के लिए एक ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए जिसको उससे प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो तब हम कहते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल है। अब सवाल उठता है ऐसी मैट्रिक्स कब मिलेगी? जब वह नॉन सिंगुलर होगी, जब वह नॉन सिंगुलर होगी, यानी कि ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। यानी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो इनवर्स किसी मैट्रिक्स का तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ओनली देन इट्स इनवर्स विल एग्जिस्ट। तो यहां यह समझ लेना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब वह नॉन सिंगुलर होगी। यानी अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स जो होता है वह क्या होता है सर? वह होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज ए इनवर्स। यानी कि अगर आप ए इनवर्स को ए से प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, यानी पहले मल्टीप्लाई कर दें या बाद में मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों से आंसर आइडेंटिटी आएगा। क्योंकि इन्वर्टेबल का मतलब है ऐसी मैट्रिक्स ढूंढ लेना जिससे प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करके आंसर आइडेंटिटी आ जाए। और यहां वो उस केस में कौन है? वो ए इनवर्स है, वह ए इनवर्स। और वो किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ये चीज याद रखें। अच्छा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, इनवॉल्यूटरी अगर आपको याद हो तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई होता है। तो ए को यहां किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मिल रहा है सर? ए, यानी ए इनवर्स खुद अपने आप ए के बराबर हो गया, यानी ये मैट्रिक्स सेल्फ इनवर्स होती है। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज सेल्फ इनवर्स, अपने आप का ही इनवर्स होती है। कौन? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। फिर प्रॉपर्टी 1 समझ में आ गई? हाँ सर, ये हमने समझ ली कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तब होगी जब वो नॉन सिंगुलर होगी। फिर अगर ए नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू का रेसिप्रोकल। यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं, बीच बीच में मैं आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से बताता चल रहा हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। क्यों? ए ट्रांसपोज मिलता है रो और कॉलम को इंटरचेंज करके, और हम जानते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाए तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्रॉपर्टी 3, इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो, नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स बोला, नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स का? अभी इसी लेक्चर में बताया था, जल्दी से याद करो। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है k1 k2 वन अप टू kn, मान लो ये मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है सर वो होती है डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, k1 k2 सो ऑन अप टू kn। यानी यह 0 नहीं होना चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब यह प्रोडक्ट 0 नहीं होना चाहिए, यानी k1 k2 kn में से कोई भी 0 नहीं हो। तो ऐसी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है, ऐसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो होता है उसके डायगोनल एंट्रीज का रेसिप्रोकल, उसके डायगोनल एंट्रीज का रेसिप्रोकल। यानी कल को अगर आपको कोई बोल दे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा 1 0 0 0 हाफ 0 0 0 1/3, डायगोनल एंट्रीज का रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी 4, यह कहलाता है रिवर्सल लॉ। तो रिवर्सल लॉ अभी तक हमने मेरे ख्याल से 3 या 4 पढ़े। रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स, सबसे पहला इनवर्स रिवर्सल लॉ पढ़ा था कहाँ? ट्रेस में। ट्रेस ऑफ ए बी बराबर ट्रेस ऑफ बी ए होता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज बोला हमने। फिर तीसरा रिवर्सल लॉ पढ़ा हमने एडजॉइंट में, एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए। और चौथा पढ़ रहे हैं यहां पर ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। और अगर ए इन्वर्टेबल है,
अगर एक ऐसी मैट्रिक्स है इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल का मतलब नॉन सिंगुलर, यानी उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स होता है ए इनवर्स का ट्रांसपोज। यानी कि अगर आपको ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है तो क्या करो, ए का इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दो, बात एक ही है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है तो ए का इनवर्स निकालकर उसी का ट्रांसपोज कर दो, बात एक ही है। प्रॉपर्टी नंबर 6, ए इनवर्स का इनवर्स वापिस ए होगा। ए इनवर्स का इनवर्स कौन होगा, ए। फिर ए की पावर, नेगेटिव पावर कैसे डिफाइंड होती है, मान लो कोई बोले ए की पावर -3 है, तो ए की पावर -3 का मतलब है यह ए इनवर्स का क्यूब है। अगर ए की पावर -4 लिखी है तो इसका मतलब ए इनवर्स की पावर 4। सो दैट इज हाउ वी डिफाइन नेगेटिव पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो कि इन्वर्टेबल है, ठीक है ना, उसके लिए ये पावर्स लिख सकते हैं। फिर अब देखते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन गॉस जॉर्डन मेथड, यानी हमारे पास यहां पर 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z, उनमें हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस हैं और हमें इस लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इस केस में कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और फिर यहां पर लिखते हैं कॉलम वेक्टर किसका, वेरिएबल्स का, यानी x y z का, और लास्ट में कॉलम वेक्टर लिखते हैं इन कॉन्स्टेंट्स का। इस मैट्रिक्स को अगर मैं a कह दूं और इस मैट्रिक्स को इफ आई कॉल दिस मैट्रिक्स एज ए, इसको ए कह दें, दिस मैट्रिक्स इज ए, इफ दिस मैट्रिक्स कम्स आउट टू बी ए, वी कॉल दिस मैट्रिक्स एज ए, इसको ए कह दें, इसको एक्स कह दें और इसको बी, तो ये सिस्टम बन जाएगा ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। अब अगर ए इन्वर्टेबल हुआ, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो दोनों साइड आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स बी। और अगर ये कब है, जब आपके पास डिटर्मिनेंट ए 0 ना हो, और अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है, डिटर्मिनेंट ए अगर 0 है तो फिर आप क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करने पर आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करने पर नल मैट्रिक्स आ जाए, तो देन इस केस यू विल हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करने पर, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करने पर नल मैट्रिक्स ना आए, नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन यू विल हैव नो सॉल्यूशन, तब आपके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। यानी कुल मिलाकर अगर ए इन्वर्टेबल है तो भैया ए इनवर्स भी सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर ए इन्वर्टेबल नहीं है तो फिर एडजॉइंट ए इंटू बी निकालें, अगर वो नल मैट्रिक्स इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन और 0 नहीं आए तो नो सॉल्यूशन। तो एडजॉइंट ऑफ ए यही सब लिखा है, ये सब अच्छे से समझ गए, रिवाइज हो गया। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर। मान लो मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज में से, उस मैट्रिक्स में से a माइनस लैम्डा आई कर दें, यानी मैट्रिक्स ए में से लैम्डा आई सब्ट्रैक्ट कर दें और उसका डिटर्मिनेंट ले लें, तो हमें लैम्डा में एक इक्वेशन मिलेगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगी, जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। तो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे पास हो 2 3 1 2 माइनस, मान लो ये है ए है, तो अगर मैं ए माइनस लैम्डा आई करता हूं तो ए माइनस लैम्डा आई विल बी नथिंग बट 2 3 1 2 माइनस लैम्डा टाइम्स आई, यानी लैम्डा आइडेंटिटी का हर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हर एलिमेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा 3 1 2 माइनस लैम्डा, ये हो गया। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट देखूं, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्डा 3 और 1 2 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर -3। तो आपको क्या मिल गया सर, ये मिल गया लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 3, तो वी विल हैव लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1, ये मिल गया। अब अगर आप इसे 0 रख दें, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हुआ लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब जैसे ये 0 आया, आप यह जो इक्वेशन आई है, यह इक्वेशन ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए जो होती है,
केले हैमिल्टन थ्योरम यह कहती है कि एवरी मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation, every square matrix A satisfies its own characteristic equation। तो यहां पर जो ये characteristic equation आई है, अगर हम लैम्डा की जगह पर, तो A क्या था हमारे पास, A था सर 2 1 और 2 3 1 2, यही था हमारे पास A। और हमारे पास इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है वो आई है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ गई, हाँ सर, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अगर हम इस इक्वेशन में लैम्डा की जगह पर a रख दें तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स होगा। यानी कि यह जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अगर लैम्डा की जगह a रख दें तो वह रिलेशन भी ट्रू रहेगा। मैट्रिक्स से इस रिलेशन को भी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। सवाल उठता है केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज कहां होता है। केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज होता है इन नंबर 1 फाइंडिंग इनवर्स। यूज इन फाइंडिंग इनवर्स, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं हम इसकी मदद से। जैसे कि अगर यहां पर देखा जाए ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, हाँ, तो ए इनवर्स से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से ये हो जाएगा ए, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर और माइनस 4 ए इनवर्स इंटू ए और प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये हो गया a माइनस 4i प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स। तो a इनवर्स की वैल्यू आ गई 4i माइनस a। तो आप इस तरह से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का बाय यूजिंग केले हैमिल्टन थ्योरम। दूसरा, टू सिंप्लीफाई हायर पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, टू सिंप्लीफाई हायर पावर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी हायर पावर्स ऑफ मैट्रिक्स को भी सिंप्लीफाई करने में यूज हो सकता है। हायर पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मान लो कोई बोले a की पावर 4 को a की टर्म्स में लिखो, तो आप पहले a स्क्वायर की वैल्यू ये लिखेंगे, फिर उसका a की पावर 4 है ना, a की पावर 4 है, इसको आपको a की टर्म में लिखना है, तो आप इसे लिख सकते हो a स्क्वायर का स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू कितने लिखोगे, 4a प्लस आई, 4a माइनस आई, इसका स्क्वायर, फिर वापस उसमें a स्क्वायर आएगा और a स्क्वायर की वैल्यू को वापस आप उसमें डाल देंगे। जैसे अब यहां आ जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 8a प्लस आई यही आएगा। हाँ, अब ए स्क्वायर की जगह रख देंगे वापस, सर ए स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 4a माइनस आई, 4a माइनस आई माइनस 8a प्लस आई, और जब इसे एवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली 64 माइनस 8, 64 माइनस 8 आई थिंक इज 64 माइनस 8 इज 56a और 16i माइनस प्लस 1 माइनस 15i। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन दाएं बाएं हो सकती है बट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो टू सिंप्लीफाई हायर पावर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो a की पावर 4 को a की टर्म्स में हमने लिख दिया, तो इस तरह से यहाँ यूज हो सकती है। और तो इस तरह से हमने देख लिया कि हम कैसे केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज कर सकते हैं टू फाइंड हायर पावर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। जैसे कि हमने यहाँ पर आपके सामने a की पावर 4 की वैल्यू निकाली a की टर्म्स में, तो इस तरह से आप केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स की हायर पावर को पावर 1 या पावर 2 के टर्म्स में ब्रेक डाउन करने के लिए। सो दैट दिस फाइंड्स अ यूटिलिटी देयर। जेई एडवांस में भी इस थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम आ चुके हैं, हालांकि जेई के सिलेबस में नहीं है, बट दिट हैज बीन टैसिटली यूज्ड समवेयर इन आईआईटी जेई मेंस एज वेल एज इन एडवांस। तो इसलिए इस थ्योरम को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे समझिएगा। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, और हमने इस 1 घंटा लगभग 10 मिनट में पूरी की पूरी मैट्रिक्स की सारी थ्योरी बहुत अच्छे से रिवाइज कर ली है। मैट्रिक्स पूरा रग में बस गया है, हर पॉइंट दिमाग में फिर दोबारा से रिजुविनेट हो गया है, और कहना चाहिए कि दिमाग में कैद हो गया है। अब हमारा एक अच्छा सा रिवीजन हो चुका है। अब सिर्फ आपको इस वीडियो देखने के बाद करना क्या है, यह वीडियो देखने के बाद अब आपको अपने जो शीट है या अपनी जो भी आप बुक ट्राई करते हैं उससे कुछ प्रॉब्लम्स उठाकर और करके देख लीजिएगा, ताकि वह कॉन्सेप्ट एक बार और सॉलिडिफाई हो जाए बाय द मींस ऑफ डूइंग सम प्रॉब्लम्स। और हाँ, इसका जो पीपीटी है वो आपको पीडब्ल्यू ऐप पर उपलब्ध होगा, वहां मिल जाएगा, आप जाइए वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस इसी संदेश के साथ सभी को फिर से मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।